गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 15 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में हमें जो आर्टिकल्स हैं वही पढ़ने हैं जो यहाँ पर करंट अफेयर के नज़रिए से यूपीएससी के सिलेबस के साथ में रेलिवेंस रखते होंगे। साथ ही में इसके साथ इसका जो स्टैटिक का पोर्शन है उसको भी हम रेलिवेंट जो आर्टिकल होंगे उसके साथ में करते हुए चलेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। फिलहाल आप लोगों के लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। कल ही मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ पढ़ाई थी अबाउट द दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। उस समय पे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे उनको जो बेल है वो पीएमएलए के थ्रू तो मिल गई है लेकिन सीबीआई के थ्रू अभी तक नहीं मिली है, जो कि सीबीआई क्योंकि अभी सेम मनी लॉन्ड्रिंग के केस के ऊपर ही उन पे क्या कर रही है, अपनी जांच करने वाली है। तो आज जो क्वेश्चन है वो है सीबीआई के ऊपर ही। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके फंक्शंस, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बतानी है। फिलहाल यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेटरी बॉडी, यानी कि एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाई जाती है, दूसरा जो स्टैट्यूट बुक होती है हमारी जिसमें एक्ट बनने के बाद रखे जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसमें भी ये नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट कैन सुओ मोटो इन्वेस्टिगेट ऑफेंस ओनली इन यूनियन टेरिटरीज, यानी कि ये जो यूटी होते हैं केवल वहीं पर अपने, सुओ मोटो क्या होता है, अपने आप, यानी कि किसी ने शिकायत नहीं की है, इन्होंने खुद से ही ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो ले लिए, तो सुओ मोटो होता है वो। तो ये केवल और केवल यूटीज़ में कर सकती है, ना कि स्टेट जो लेजिस्लेचर वगैरह जहाँ पर है या जो स्टेट्स है हमारे उनके अंदर। नंबर 3 स्टेटमेंट इज सेइंग द सीबीआई डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सर्च कमेटी। देखिए सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो एक सर्च कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर किया जाता है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा और यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन। क्योंकि मैंने आप लोगों को लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी कई दिनों से पढ़ाया था, अभी कुछ 10-15 दिन पहले, और मैंने बार बार आप लोगों को बताया था कि ये जो अलग अलग कमेटी होती है उनमें कौन कौन हेड होता है। तो ये भी मुझे आप बताइएगा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 4 स्टेटमेंट कह रही है द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑर्डर द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द स्टेट कॉन्सेंट। देखिए अगर स्टेट जो है वो अपना कंसेंट नहीं भी देती है, स्टेट अगर मना भी कर देती है या नहीं भी पूछते भी नहीं है स्टेट से, तो भी जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में सीबीआई को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि वो वहाँ पर जाकर किसी भी कार्य के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अपनी जो है वो कर सकती है। फिलहाल आप लोगों के पास ऑप्शन ए है जो कहता है 1, 2 एंड 4, ये 4 स्टेटमेंट ठीक है और नंबर 3 जो है वो स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी बोलता है चारों की चारों ही स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन सी कहता है 2 एंड 3 ओनली, यानी ये 2 स्टेटमेंट ठीक है। और ऑप्शन डी बोलता है कि 1 एंड 4। जल्दी से आंसर जो है मुझे बता दीजिए। आई नो अभी तक आप लोगों को आंसर जो है पता लग गया होगा। फिलहाल अगर मैं आंसर बताऊं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्यों होगा ऑप्शन ए? क्योंकि यहाँ पर एक गलती की गई है जो कि की गई है स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर। यहाँ पर जो एक्चुअली में थर्ड पर्सन होते हैं वो होते हैं सीजीआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। और सारी की सारी बातें जो सीबीआई के बारे में यहाँ पर बताई जा रही हैं वो एकदम करेक्ट है। इसके अलावा अगर मैं सीबीआई के बारे में कुछ और आप लोगों को बताऊं तो देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिगेशन ये यूनाइटेड टेरिटरीज़ के अंदर खुद से कर सकती है। इसके अलावा इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट होती है तो ये होती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर। तो बहुत जल्दी ये बन गया था। हम देख रहे हैं कि अभी तो एक्चुअली के अंदर में आज़ादी भी नहीं आई थी, उससे पहले ही जो ये है बन चुकी थी। हाँ, ये उस समय पे दिल्ली के लिए एक स्पेशल जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन या पुलिस अथॉरिटी की तरह काम करती थी। बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको सीबीआई का नाम जो है वो दे दिया गया। इसके अलावा ये हमारी नोडल एजेंसी भी है। किस चीज़ के लिए? अगर यहाँ पर इंटरपोल से कोई भी यहाँ पर केस आता है, फॉर एग्जांपल कोई और किसी कंट्री से, इंटरपोल क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस, तो वहाँ से अगर इंटरनेशनल पुलिस को कुछ चाहिए होता है तो वो क्या करती है, सीबीआई एज अ नोडल एजेंसी उनको सारी की सारी जानकारी जो होगी वो प्रोवाइड करेगी। सो ये थे कुछ इसके एडिशनल फैक्ट। और हाँ, एक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आ रहा है अभी कि ये जिसके अंडर आती है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। देखिए ये डीओपीटी के अंडर आती है और ये वही डीओपीटी है जो यहाँ पर आईएएस या फिर आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो एक ये भी है जो काफ़ी रेलिवेंट फैक्ट आप लोगों के लिए रहा होगा।
फ़िलहाल आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को पीपीटी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसकी या फिर पीडीएफ नोट्स चाहिए है यही न्यूज़पेपर के या फिर मेन सब्जेक्ट्स के, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, या फिर आप इस हैंडल से टेलीग्राम पे सर्च करके भी जो ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाते हैं, जिनको आप रिवाइज भी कर सकते हैं, हो सकता है हो चाहे तो अगर उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं, जो कि है चांस डिस्कवरी ऑफ ट्रेजर पॉट स्पार्क्स फ्रेंडशिप। देखिए क्या हुआ है कि एक एरिया है केरला के अंदर जहाँ पर हम देखते हैं कि खजाना मिला है, ट्रेजर आप इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं ट्रेजर? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें मिली हैं, खुदाई यहाँ पर हो रही थी, माइनिंग हो रही थी, और इसके अंदर जो चीज़ें मिली हैं वो 18वीं शताब्दी की है। इसमें बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स मिले। 18वीं शताब्दी कब से होगी? 1701 से लेकर हम देखेंगे 1799 तक, तो ये होगी 18th सेंचुरी, क्योंकि आगे वाली सेंचुरी हम इस तरीके से बोलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा दौर था उसमें ये आप सोने के जो कॉइन्स हैं वो इसमें देख पा रहे हैं। इसमें चांदी के कॉइन्स हैं, सिल्वर के कॉइन्स दिए गए हैं, काफ़ी सारे और आर्टिफैक्ट्स भी हमें यहाँ से मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा चीज़ें मिली ये मिली है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर। चैनगलाई नाम का गाँव था, वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो काम कर रहे थे अपने एक फील्ड के अंदर, एक खेत के अंदर, और उसमें जब उनको ये पता चला तो उसके बाद में एकदम से काफ़ी सारी बातें निकली, लोगों को पता लगा, लोगों में अंधविश्वास भी था। कोई कह रहा था कि इसके ऊपर कुछ हो सकता है गलत काला जादू वगैरह का रखा हो। एनीवे कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी बात थी वो पहुंचती है पुलिस तक, और पुलिस के पास जाने के बाद यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है उनके अधिकारी यहाँ पर आते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, और वो इसको पूरा का पूरा अपने अंडर में ले लेते हैं। अब मुझे आप लोगों को समझाना क्या था, देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हेरिटेज के हिसाब से अगर कोई भी चीज़, चाहे वो बेशक आपके घर में से ही क्यों ना निकली हो, बेशक आपके खेत में से ही क्यों ना निकली हो, अगर इस प्रकार से कोई खजाना या वैसे भी कोई आर्टिफैक्ट निकलता है, कोई मूर्ति निकलती है जो काफ़ी पुरानी है, वो सब का सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माना जाएगा। उस पर उस इंसान का जिसके घर से, जिसके लैंड से कहीं से भी चीज़ें मिले, उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। सो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबिलिटी इन फिल्म्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी क्या आया है ना कि ये गाइडलाइंस आई हैं। क्या गाइडलाइंस आई हैं? ये आप जो पोस्टर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पोस्टर है एक मूवी का। मूवी का जो नाम है वो है आँख मिचोली। अब ये जो आँख मिचोली मूवी थी ये एक्चुअली में जुलाई 8 जो है उसको रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में इसके ऊपर एक हियरिंग लगाई गई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्ली लगाई गई थी। प्ली क्या थी कि इसको बैन कर दिया जाए, यानी याचिका जिसने लगाई थी वो चाहता था कि ये जो मूवी है ये बैन हो जानी चाहिए। रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि ये जो है ये डेरोगेटरी पोर्ट्रेयल कर रही है ऐसे लोगों का जो डिसेबल होते हैं, जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो दिव्यांग जिनको हिंदी में बोला जाता है अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट, जिन्होंने नाम दिया है, या जो डिसेबल्ड या अनेबल हम कह सकते हैं, डिफरेंटली चैलेंज लोग जो होते हैं, उनके ऊपर ये डेरोगेटरी है, यानी कि ठीक तरीके से ये जो उनका पोर्ट्रेल है उनको दिखा रही है वो नहीं दिखा रही, उनका मजाक बनाया जा रहा है, या फिर जो स्टीरियोटाइप होते हैं चीज़ों को जो जिस तरीके से नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, तो ये उस तरीके की स्टीरियोटाइपिंग हमें इस मूवी में होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन भी इसमें दिखाया गया है। ऐसा मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि हाँ ये जो याचिका दर्जा ने यहाँ पर जो याचिका लगाई थी उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें इस मूवी में पाई गई हैं, और इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेमवर्क है वो दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फ्रेमवर्क है वो फोकस करता है कि कोई भी पर्सन अगर वो अपनी डिग्निटी के साथ रहना चाहता है तो ये आता है आर्टिकल 21 के अंदर। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई मुझसे सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल पूछेगा
तो मेरे हिसाब से वो आर्टिकल होगा आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट हमारा है और ये हमें जीने का अधिकार देता है। इसी आइडेंटिटी के इसी आर्टिकल के अंदर में यहाँ पर एक और है कि आपको डिग्निटी से जीवन जीने का भी अधिकार होता है। आप अच्छे तरीके से, इज्जत से, सम्मान के साथ में अपना जीवन जी सकते हैं और यही यहाँ पर अधिकार जो है वो सबके लिए है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें कोई अलग नहीं है, ये सभी के लिए यहाँ पर है जो भी इंडिया के निवासी हैं। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ पर आता है तो वो कहता है कि ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं यहाँ पर ऐसे एक तो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कल्टिवेटिव, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनाइजेशन होता है। कैसे होता है कि आप एक समाज के अंदर रहते हो और समाज में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को क्रिपल कहकर बुलाओगे। क्रिपल यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं हिंदी में आप लोगों को बताऊँ तो कुछ जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो जिनके हाथ पैरों में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, उनको कई बार लंगड़ा या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। स्पेक्स्टिक जो है वो ऐसे शब्द हैं जिनका बहुत ईजिली यहाँ पर जो इस्तेमाल है ऐसे लोगों के लिए कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके खुद में एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाते हैं। उनको हमेशा लगता है कि हमारे पास कोई ना कोई चीज़ है जिसकी कमी है और कहीं ना कहीं दूसरे इंसान जो हैं वो उनको लगातार इसका फीलिंग जो दिलवाते रहते हैं। अब ये क्या है? ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है। आप भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वैसे ही जो है कठिनाइयाँ बहुत है, ऊपर से जो समाज के लोग हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि उनकी कठिनाई भरे जीवन को और ज़्यादा कठिन बनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छे समाज की तो बिल्कुल भी पहचान हो ही नहीं सकती है। इसी वजह से जो बेंच है वो यहाँ पर हेड किया जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा, और उन्होंने बोला कि ये जो स्टीरियोटाइपिंग करना होता है किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को विजुअल मीडिया के अंदर, खास करके मीडिया, फिल्म्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आने वाली यानी कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ऐसी जनरेशन है जो अभी बड़ी होंगी, जिनके ऊपर जिम्मेवारियां अभी आएंगी, उन लोगों के माइंड में इसको नॉर्मलाइज कर देती है कि ऐसे ही तो किया जाना चाहिए। अगर कोई इंसान डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको ऐसे ही तो उसका मजाक बनाया जाना चाहिए, उसकी सफरिंग के ऊपर उसको बोलना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, ना ये समाज में किसी बड़े के लिए ठीक है, ना ही किसी छोटे के लिए ठीक है। दूसरी बात, लैंग्वेज का इंडिविजुअलाइज करते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अफ्लिकेटेड या फिर यहाँ पर बात हो रही है सफरिंग, ये सारे ऐसे के ऐसे शब्द हैं जो शायद उस इंसान को जो सच में सफ़र कर रहा है उनको अच्छे ना लगे। तो ये सारे शब्द, विक्टिम जैसे शब्द, इनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए किसी भी डिसेबल पर्सन के सामने या उन तक, और ख़ासकर विजुअल मीडिया कंटेंट के अंदर। अब हम देखते हैं कि ठीक बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई है बात, लेकिन और क्या क्या ऐसे अधिकार हैं जो डिसेबिलिटी राइट्स को देते हैं और इंडिया के अंदर जो हमें मिलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर है वो होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आप लोगों ने ये जो शब्द है RPWD, ये कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो ये एक्चुअली के अंदर एक्ट है जो कि यहाँ पर 2017 के अंदर इंडिया के अंदर लाया गया था। देखिए, अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग एक्ट आए हैं, अलग अलग कानून बनाए गए हैं और अलग अलग समय पे आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये समय पे जो सबसे लेटेस्ट यहाँ पर एक्ट आया है वो आया है राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसके अलावा क्या पहले नहीं होते थे? नहीं, पहले भी हमारे पास कुछ न कुछ कानून थे। जैसे कि दूसरा हम यहाँ पर जो एक्ट है वो देख सकते हैं, जो कि होता है यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। तो PW जो एक्ट होता था वो होता था 1995 का, और उसी को रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पर RPW एक्ट के द्वारा। इसमें कुछ नए संशोधन भी किए गए, नई चीज़ें भी लेकर आई गई। इसके अलावा हमारे यहाँ पर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी है। तो जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट की हम बात करते हैं, ये आया था 1999 के अंदर। इसके अलावा हमारे पास रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट भी है, RCIA 1992 के अंदर ये आता है। ये सभी ऐसे एक्ट हैं जो यहाँ पर पीपल विद डिसेबिलिटी लोगों के लिए काम करते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी यहाँ पर है जो कि आया था 2017 में ही। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है आज के समय को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेस भरे जीवन को ध्यान में रखते हुए।
ये सारे ऐसे कानून हैं जो इंडिया के अंदर डिसेबिलिटी राइट यानी कि जो दिव्यांग अधिकार होते हैं उनको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। खैर आई होप आप लोगों इसको अच्छे से समझ पाए होंगे आर्टिकल को। इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, देखिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि एक तो जीएस पेपर 2 में वैसे ही सोशल जस्टिस आपका आता है मेंस के लिए, तो सोशल जस्टिस में आप लोगों को सभी के सभी ये जो कानून मैंने आपको बताए ये सभी याद होने चाहिए। दूसरी बात, क्यों ये ठीक है और क्यों गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग को भी आप इस मूवी के तहत पे लिख सकते हो, जिससे आपको जो 1-2 नंबर है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके अलावा जीएस पेपर 4 में क्योंकि आप एक अधिकारी बनने वाले हो, आपके हाथ में बहुत सारी पावर्स होंगी, आपके हाथ में बहुत कुछ करने की क्षमताएं होंगी, तभी भी आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन बने, एक ऐसे नागरिक हो जो प्रॉपर्टी, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये जो चरित्र के अंदर आपके गुण होने चाहिए वो आप में पाए जाते हो। और वो कब आएंगे, जब आप ऐसी स्थितियों को समझेंगे। अगर आप भी कभी ना कभी आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज़ उसी समाज में रहते हुए ख़राब हुई हैं और आपको भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं था कि ऐसी चीज़ें गलत होती हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का कारण यही बताया गया है कि आप अपने आप को बदल सके, समय से चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, उसी के बाद एक आप अच्छा जो यहाँ पर अधिकारी है वो बन सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपको यूपीएससी करना है तो एटलीस्ट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से अपने अंदर समा लेनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वाई इज़ मिलिटेंसी ऑन द राइज इन द जम्मू। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो हमारा एक पेपर है जिस पे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की बातें होती हैं, राइट। हमें हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उसको ध्यान में रखना है। अब मिलिटेंसी जो है ये खुद में ही एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। खास कर क्यों होता है मिलिटेंसी? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो टेररिज्म है वो इसके पीछे भाग जो है दिखाई देता है। यहाँ पर टेररिस्ट लोग आते हैं, अटैक करते हैं, आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। इवन ऐसा ही कुछ अभी हम पास्ट में डाटा को अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे। जुलाई 8 को हम देखते हैं कि हमारे 5 आर्मी के सोल्जर्स थे जिनको मार दिया गया और 5 ऐसे सोल्जर्स थे जो इंजर्ड हो गए। 2 व्हीकल्स के अंदर ये सोल्जर्स हमारे बैठे हुए थे, सैनिक बैठे हुए थे। ये हुआ तो कथुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। अब यहाँ से बात ये नहीं है कि केवल अभी ये हुआ जिसमें हम दुर्घटनाएं देख पा रहे, नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ हम डाटा को देखें तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर अटैक जो हैं वो काफ़ी समय से लगातार हो रहे हैं। अगर पास्ट 3 साल के ही डाटा को देखें, क्योंकि 3 साल से ही आर्टिकल 370 जो है वो हटा है, और हम देख पाते हैं कि 3 साल का जो डाटा है उसके अंदर भी जो चेनाब वैली है जिसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर दोदा, किश्तवाड़, रंबान, कथुआ, उधमपुरी, रईसी डिस्ट्रिक्ट, जैसे रईसी के अंदर भी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि कैसे 3 लोगों की जो है आर्मी की गिरफ्त में डेथ हो गई थी और उससे पहले 2 आर्मी के ऐसे नौजवान थे जिनको मार दिया गया था। सो ये सब देखते टाइम हम देखते हैं कि एक चेनाब वैली है, दूसरी एक और जगह है जो कि है साउथ ऑफ पीर पंजाल। ये 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लगातार 3 सालों से जो अटैक है वो होते हैं। इसके अगर मैं नंबर से आपको बताऊं तो देखिए नंबर्स की बात ये है कि 2021 से लेकर लगभग 31 टेररिस्ट इंसिडेंट है जो जिसके अंदर चेनाब में लगभग 47 जो हमारे आर्मी के पर्सनल्स हैं उनकी जान चली गई है। 19 ऐसे सिविलियन थे जिनकी जान यहाँ पर चली गई थी। और अगर बात करें टेररिस्ट की तो इस पूरे की पूरी घटना में 48 टेररिस्ट की भी जान यहाँ पर चली गई थी। ऐसा नहीं है कि वो आते हैं और पूरा का पूरा अटैक करके खुद बचकर चले जाते, नहीं, उनकी भी यहाँ पर डेथ जो है वो होती है। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊँ आपको कश्मीर वैली की, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है जम्मू का, जम्मू के अंदर आज तक जो एज़ कम्पेयर टू कश्मीर वैल्यू थोड़ा सा कम यहाँ पर टेररिस्ट जो घटनाएं वो देखने को मिलती थी। लेकिन कश्मीर के अंदर हालांकि अभी भी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 31 ही जो टेरर अटैक है वो हुए हैं। इसमें से लगभग, लेकिन इसमें जो
फ्रीक्वेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि 75 से ज़्यादा सिविलियंस जो है उनकी इसके अंदर डेथ हो गई थी। 68 हमारे सिक्योरिटी के फोर्सेस थे, उनकी इसके अंदर डेथ हो गई थी। और माना जा रहा है कि 417 ऐसे टेररिस्ट भी थे जिनको टेररिज्म बोला जा रहा था कि वो टेररिस्ट थे, अलीज्ड थे, उनकी भी यहाँ पर उनको भी मारा गया है एक्चुअली में आर्मी के द्वारा। तो बेशक ये बात तो ठीक है कि जम्मू के अंदर जो इंसिडेंट है वो कम होते थे, लेकिन आजकल ये ज़्यादा हो रहे हैं। और क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ अटैक है जिसमें पिलग्रिमेज को जो कि यहाँ पर धर्म यात्राओं पे जा रहे हैं उनको टारगेट किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, अब ये तो सोचना पड़ेगा ना। हम कोई टॉपिक समझना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को किसी चीज़ से खतरा है। क्या खतरा है? आतंकवादी से खतरा है। वो क्या कर रहे हैं? हमारे जो सिविलियंस है उनको भी मार रहे हैं, आम नागरिकों को भी। इसके अलावा हमारे जो आर्मी के फोर्सेस हैं उनको भी मार रहे हैं। यानी इतनी महत्वपूर्ण हमारी एक इंस्टीट्यूशन है आर्मी, और उसी के ऊपर हमला किया जा रहा है, जो कि सीधा सीधा यहाँ पर भारत के सीने के ऊपर हमला किया जा रहा है। उससे हम कैसे बचें और इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, तो इसके पीछे का जो कारण है, रीज़न की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो रीज़न को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि रीज़न जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट है उनका मानना यही है कि पाकिस्तान का यहाँ पर इसमें पूरा पूरा भाग है। वो बहुत पहले से ही क्या कर रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी को हमारे को ख़राब करवाता रहता है। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, दो यहाँ पर एक हमें स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, जिसमें हम देखते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे आर्मी के पर्सनल थे जिनको गलवान वैली के अंदर जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि 4 साल से हम देख रहे हैं चाइना के साथ हमारा स्टैंड अप है, और चाइना के साथ में यहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको आमने सामने खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी हम जो क्राइटेरिया उसको देख रहे हैं। इसी वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था पिछले साल, उसमें भी उन्होंने अपना जो सहमति थी और वो जो वहाँ पर नहीं गए थे वो ये सब दर्शा रहा था। उनकी पहली शर्त ही ये थी कि पहले आप जो गलवान वैली का ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। हमारे बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो गलवान वैली के अंदर गए हुए हैं, और इसी वजह से क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए सोल्जर्स की अगर ज़्यादा तैनाती यहाँ होगी तो सीधी सी बात है कि कहीं से उनकी तैनाती को कम भी किया जाएगा। वो कम जो है वो जम्मू वाले रीजन से दिखाई दे रहा है। वहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि दोनों तरफ से ही इंडिया को प्रॉब्लम में डाले वो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? क्योंकि वेस्टर्न तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ से चाइना के साथ में स्टैंड है। और अब हमारी जब दोनों ही आर्मी के पर्सनल दोनों ही किनारों पर खड़े हो जाते हैं तो बीच में अब क्या किया जा सकता है, आतंकवाद के जरिए इंडिया को खोखला करने की साजिश चल रही है। यही हमारे जो बड़े मिलिट्री के हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका बयान यही है, उनके द्वारा बोला यही जा रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये यहाँ पर बहुत पहले से, दशकों पहले से पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल में की जा रही है। फ़िलहाल आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हट गया है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर ब्रेन वॉशिंग भी होती थी, लोगों को समझाया जाता था, बताया जाता था कि हम तो आपके भले के लिए ही आए। पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिशियन थे वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड करने का जो फैक्टर है वो देखने को मिलता था कि वो भी जनता को इस तरीके से दिखाते थे। लेकिन 2019 के अगस्त में आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को स्टेटस यहाँ पर स्पेशल का देता था, स्पेशल स्टेटस देता था, जिसके तहत पे जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। जम्मू कश्मीर का हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अदर स्टेट्स के पास नहीं है और उनको मिली हुई थी। फॉर एग्जांपल वहाँ पर आप किस दूसरी स्टेट से जाकर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लैंड नहीं खरीद सकते थे, ऐसे और बहुत सारे फ़ायदे थे जिनको सरकार ने हटा दिया। और उसके बाद से हमने देखा कि जो स्टोन यहाँ पर मारे जाते थे आर्मी के ऊपर वो 0 हो गए। एक बार भी जो पत्थर आर्मी के ऊपर मारे जाते थे, आर्मी के पर्सनल के ऊपर मारे जाते थे, वो एक इवेंट भी दिखाई नहीं दिया।
कोई स्ट्राइक दिखाई नहीं दी। टूरिज़्म जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है 2019 से, हम देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं अब टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ही ये क्लेम है कि जो कश्मीर वैली है वो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो से काफ़ी बड़ी सक्सेस किया है। लेकिन अब जो ये टेररिज्म जम्मू के अंदर रिवाइव कर रहा है, वापस से जन्म ले रहा है, ये एक अनदर हमारे लिए पॉसिबिलिटी बन गया है। जो कश्मीर वैली जैसा जो स्टेबलाइज का डर हम देख रहे हैं, वो इनसिक्योरिटीज़ अब जम्मू के अंदर दिखाई दे सकती हैं। तो डेमोग्राफी जो है एरिया की, क्योंकि यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसी वजह से जो अटैक्स हैं वो कम्युनल टेंशन के ऊपर भी किए जा सकते हैं, जिसमें सोशल अनरेस्ट जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई देगा। ये सारी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। अभी बात करें तो जो अभी कितने टेररिस्ट होंगे जो इस रीजन में एक्टिव है, माना जा रहा है मिलिट्री के द्वारा कि 20 से 25 ऐसे मिलिटेंट हैं, ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से जम्मू के अंदर एंटर कर चुके हैं। वो उन्होंने पाकिस्तान से ही इन्फिल्टर्ड किया है, और वो भी जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ से 40-50 किलोमीटर के एरिया के अंदर में वो क्या है अभी रह रहे हैं। लार्जली 2 ग्रुप्स का माना जा रहा है। एक ऐसा ग्रुप है जो पूंछ और राजौरी के अंदर में यहाँ पर रहता है, और दूसरा ऐसा ग्रुप है जो कथुआ एंड दोदा बसंतगढ़ बेल्ट के ईस्ट में हमें दिखाई देता है। अब ये जो कथुआ बेल्ट है, जिसमें लगभग 30 से 40 किलोमीटर स्क्वायर का, ये मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया ना कि ये 2 बेल्ट हमें दिखाई दे रही है, तो 30 से 40 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का ये है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोरों शोरों से अब आर्मी के द्वारा की जा रही है। स्टिल इसमें कुछ कठिनाई है। कठिनाइयाँ क्या है कि यहाँ का जो टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, यानी टोपोग्राफी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर जो रोड्स हैं वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी के बने हुए हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने अभी हैं जो इन टेररिस्ट को छुपने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ये इनफिल्ट्रेशन हो कैसे रही है? अब मैंने आप लोगों को बताया ना, पाकिस्तान से एंट्री कर ली, लेकिन हमारा बॉर्डर एलओसी के ऊपर इतने सारे हमारे जो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर पर्सन्स हैं, हमारे जो आर्मी के पर्सोनल्स हैं वो खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। तो इतना कैसे ये आ सकते हैं? बॉर्डर के ऊपर क्या सिक्योरिटी नहीं है? ये सवाल तो आना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है ना कि हमारा जो 192 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू के साथ में जो लगता है, वो सिक्योर किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, यानी बीएसएफ जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी देती है। जबकि जो हमारी 740 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि कश्मीर वैली के साथ में लगती है, जिसमें कुछ भाग जम्मू का भी है, वो आता है आर्मी के अंडर में। अब ऑफिशियल्स का ये मानना है कि जो मेजर्स लिए जाते हैं, क्योंकि टफ टेरेन है, क्योंकि अगेन कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल थोड़ा में दिखाई दे रहा है, कहीं पे बहुत सारा ऐसा एरिया है जो एलएसी के साथ में फॉरेस्ट से लगता हुआ है, बिल्कुल जंगली सा वो एरिया है। वनरेबल पैचेस हैं जिसमें से जो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है वो किया जा सकता है। तो इतना ज़्यादा अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर आप छोटे किसी छोटी जगह पे एक सोल्जर को खड़ा कर रहे हैं, वो तो नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, और यहाँ से जो ये लोग हैं वो ड्रोन वगैरह की मदद से, और इनको भी वीक पॉइंट्स का पता है, ये क्या कर जाते हैं, इंडिया के जो एरिया है कश्मीर और जम्मू का, उसके अंदर अपने आप को घुसा लेते हैं। हालांकि जुलाई 8 को जो दुर्घटना हुई है उसमें हम देखते हैं कि जो मिलिटेंट है लगातार 2 डिकेड से अभी एक्टिव रह रहे हैं। टेररिज्म एब हो रहा है, रूट जो है डिफंक्शनड कर दिया गया है, लेकिन अब पता नहीं क्यों फिर से ये जो है रिवाइव करना शुरू कर चुका है। हम देखते हैं कि लोकल्स का क्या अभी स्टेटस है। पहले लोकल्स जो होते थे वो क्या करते थे, कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिसमें इन लोगों का सपोर्ट कर देते थे। जून 19 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक लोकल हकीम दिन को यहाँ पर अरेस्ट किया है, जो कि 45 साल की उम्र के थे, और उनको माना गया है कि उन्होंने यहाँ पर जो टेररिस्ट आए थे उनको रहने को जगह दी, हार्बरिंग उनकी की, और जिन्होंने बस यहाँ पर जो जा रही थी पिलग्रिमेज के लिए, एक धर्म यात्रा जो हम बोल सकते हैं उसके लिए, रईसी के अंदर जो उन लोगों को, उसके ऊपर उन टेररिस्ट ने अटैक किया, जिसमें 10 जो पिलग्रिमेज थे उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। और ये सब
सब उन्हीं के कारणवश माना गया। तो यही किया जा रहा है कि लगातार एक जो पूरी जनरेशन है उसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के साथ में लड़ाई लड़ना सिखाया जा रहा है। 60s-70s में अब वो हैं तो ब्रेन वॉश्ड हैं, उनको ऐसा माना जा रहा है कि जो लोकल पीपल हैं जो अपने 60-70 के अंदर अभी आए हुए हैं, तो क्योंकि वो पॉलिटिक्स का उस समय पे ऐसी का हिस्सा थे जिसमें उनको डिवीज़न देखने को मिल रहा था। बताया जा रहा था कि आप लोगों को तो पाकिस्तान में होना चाहिए था, या यू आर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। ये सारी की सारी चीज़ें उनके माइंडसेट में अभी भी हैं। इसी वजह से उनके ऊपर एक्चुअली में क्या नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। सेकेंडली, अब जो ट्रस्ट है, जो सिविलियन के अंदर आर्मी के प्रति ट्रस्ट है, उसको भी बनने में समय लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो उनके ऊपर पत्थर फेंकवाए जा रहे थे ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी एक। तो अब वो धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि अभी तक उनको जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक्चुअली में काफ़ी गलत थी, और अब जो वो काम करना चाह रहे हैं वो शायद आगे की तरफ ढंग से आगे काम करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि स्टेटस क्या है इन्वेस्टिगेशन का। अभी तक हमें पता चल रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने आर्मी के व्हीकल्स के अंदर अपने आप को एम्ब्यूश्ड किया हुआ था, छुपाया हुआ था। इसके अलावा उन्होंने 4 सोल्जर्स को किल किया दिसंबर 21, 2023 में भी बफलीस पूछ राजपुरी के हम जो एरिया है वहाँ पर इसको देखते हैं, उनको पकड़ भी लिया गया था। फिलहाल जो अटैक है उसकी जिम्मेवारी ली है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के द्वारा, PAFF के द्वारा, जो कि एक प्रॉक्सी है जैश-ए मोहम्मद की। जैश-ए मोहम्मद को बैन कर दिया गया था 2023 में इंडिया के अंदर, और जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह को जो है सोशल मीडिया के ऊपर डाला है। इंसिडेंट के बाद में वो कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो अटैक है हम कर रहे हैं। इंसिडेंट के बाद में आर्मी भी जो है वो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरी की पूरी तैनात है, फ़िलहाल काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, और ये सारे के सारे फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या और किया जाना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के तहत में? अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को समझा है, इसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए वो ज़रा आप लोग मुझे भी कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। कल तक आपको इसके सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम, सारा का सारा टॉपिक जो है ये इसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जो सॉल्यूशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। खैर, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा अभी आया नहीं है तो मैं और ज़्यादा टाइम इस आर्टिकल पर नहीं लगाना चाहती हूँ। इस वजह से बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है हाउ इज़ इंडियाज़ हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल गोइंग। देखिए, मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग हैं, आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने जो आपकी 10th 11th के अंदर यहाँ पर टेबल होती है मिनरल्स की, तो वो सब एलिमेंट्स की टेबल जो है वो पड़ी होगी, पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा इनमें से अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट की यहाँ पर वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम जाएँ तो देख पाते हैं कि इसमें बॉक्साइट जो होता है उसका यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम बनाने के लिए, क्रिटिकल एल्युमिनियम है। इसमें फिर कॉपर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, और इंडिया में ये है ही नहीं। मोस्टली 90% कॉपर हम जो है इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट भी कहाँ से करते हैं, चाइना से कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आता है, इसमें इंडियम आता है, इसमें लिथियम आता है, इसके अंदर हम मैग्नीशियम को देखेंगे, लाइमस्टोन को देखेंगे। तो ये सारे के सारे जैसे मिनरल्स हैं जो कुछ क्रिटिकल की कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि सेंटर ने अभी लेट जून के अंदर में डिक्लेयर किया था कि 6 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी माइनिंग के अधिकार बाय बिडर्स को दिए जा सकते हैं। अब बिडिंग क्या होती है कि आप किसी चीज़ के ऊपर बिड कर रहे हो, और फिर जब आप उसको हाईएस्ट पे खरीद लोगे, आप जब उसको जीत जाओगे तो आपके पास उसके अधिकार मिल जाएंगे। अधिकार क्या होंगे? माइनिंग के, खदान करने के, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इंडल्ज किया जा रहा था, काफ़ी समय से किया जा रहा है। इसमें बात करें तो कौन से 6 ऐसे ब्लॉक्स थे, ऐसे मिनरल्स थे जिसकी बात हुई थी। तो ये जो 6 मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं उसमें से हम जो पहला मिनरल है उसको देखते हैं। सबसे पहले वो है लिथियम। लिथियम क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर हमने लिथियम को भी देखा था। लिथियम जो है इलेक्ट्रिक कार वगैरह, बैटरी, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये क्रिटिकल मिनरल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे फॉस्फोरेट को। तीसरा यहाँ पर ग्रेफाइट जो है, जो कि इग्नियस जो रॉक होती हैं आपकी, वहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा होता है यहाँ पर जो इंपोर्ट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, हम देखेंगे कॉपर को।
तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको क्या किया जाता है, क्रिटिकली यहाँ पर लिया जाता है। 6 मिनरल्स आर देयर। निकल भी इनमें आता है 5th नंबर में, और जो कोबाल्ट है वो क्या है, 6th नंबर पे आता है। तो ये 6 मिनरल्स हैं जिनको क्या किया गया है, सरकार के द्वारा अधिकार दे दिए गए हैं कि यहाँ पर प्राइवेट लोग भी इनकी माइनिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि इतने ज़रूरी क्यों है ये क्रिटिकल मिनरल। देखिए मिनरल्स जो होते हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, वो एक्चुअली के अंदर में रेयर अर्थ एलिमेंट से मिलते हैं। अब ये क्या मतलब है कि इनको जब हमें ग्रीनर और क्लीनर एनर्जी की तरफ जाना है तो इनका इस्तेमाल हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है। फिर से बता रही हूँ, लिथियम का इस्तेमाल कितना ज़रूरी हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने से निकलती है उससे कम निकल पाएगी। ये सारी की सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे जो टारगेट्स हैं यहाँ पर हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए क्या बना देते हैं, एसेंशियल बना देते हैं। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA उन्होंने बोला है कि जो लिथियम की डिमांड है वो 2023 के अंदर 30% यहाँ पर बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा यह बढ़ गई है। इसके बाद निकल को सब लोग मांग रहे हैं, फिर कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनमें 8 से 15% तक की ग्रोथ देखी जा रही है। और ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है इनकी एग्रीगेटेड वैल्यू, तो वो हम देखेंगे लगभग 325 बिलियन से ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल आउटलुक 2024 रिपोर्ट की तरफ से अगर देखा जाए तो एजेंसी ने ये सारी बातें बताई हैं कि जो वर्ल्ड का गोल है कि उनको ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहाँ पर रोक देना है, वो जो नेट जीरो इमिशन सिनेरियो है उसको लेकर आना है। उसमें रैपिड ग्रोथ जो होगी वो इन मिनरल्स की होगी, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। 2040 तक जो डिमांड है कॉपर की वो माना जा रहा है कि 50% से यहाँ पर बढ़ जाएगी जितना आज इस्तेमाल किया जाता है। निकल की डिमांड लगभग डबल हो जाएगी। कोबाल्ट और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो हम देख पाएंगे यहाँ पर क्वाड्रपल हो जाएंगे, यानी कि 400% तक वो बढ़ जाएंगे। ग्रेफाइट जो है और जो लिथियम है हम देखते हैं कि ये तो 8 गुना तक बढ़ जाएंगे, 800% तक हम देखेंगे कि ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे 2040 तक। बहुत ज़्यादा दिन तो रह नहीं गए हैं इस चीज़ के अंदर में। तो अब इनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए और इनकी सप्लाई चेन ऐसे मिनरल्स को कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये एक अनअवॉइडेबल टास्क है। इंडिया को भी इसकी ज़रूरत है, इंडिया को भी रेडी रहना पड़ेगा कि उसके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको वो रिजर्व करके रखे, क्योंकि फ़िलहाल हम 100% यहाँ पर इम्पोर्ट के ऊपर ही निर्धारित हैं। खास करके लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये जो 3 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर मिले हैं। पिछले ही महीने हमारे जो यूनियन माइंस के मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इस बात को हाईलाइट भी किया था कि 95% जो इंडिया का कॉपर रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट से, यानी कि बाहर से हम जिन चीज़ों को यहाँ पर आयात करवाते हैं वहीं से करते हैं। चाइना, मैंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे जो मिनरल्स हैं उनके अंदर एज अ की प्लेयर की तरह काम करता है। फ़िलहाल बात करें कि इतनी प्रोडक्शन जो है वो अब कैसे की जाएगी। देखिए इंडिया ने क्या किया है कि हम नेचुरल रिजर्व्स जो हैं कुछ इन मिनरल्स के, उनको क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। वही मैंने आपको बताया कि पिछले महीने प्राइवेट प्लेयर्स को उनमें इंडल्ज कर दिया गया है। फ़िलहाल मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया के अंदर 11% वर्ल्ड का यहाँ पर लिथियम का रिज़र्व है, काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। इल्मेनाइट का रिज़र्व हमारे पास है, लेकिन जो मेन सोर्स होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, जो अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि $1 बिलियन टाइटेनियम डाइऑक्साइड इंडिया फिर भी इंपोर्ट करता है, जबकि हमारे पास पूरे वर्ल्ड का 11% है। क्यों करते हैं हम? क्योंकि खुद से हम इसको रिजर्व को एक्चुअली में माइंस के थ्रू से बाहर इतना ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरी बात यही है कि हम जितना इस्तेमाल करते हैं उतना हम इसको निकाल पाते ही नहीं हैं। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की थी, वहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ टाइम की तरफ से हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पर लाइमस्टोन को, और हमें मिल गया लिथियम का एक पूरा का पूरा रिजर्व। आई होप
कि ये सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर जो मिनरल्स है इंडिया के उसमें हमारी मदद करेगा। और जो ये पहली डिस्कवरी हुई है लिथियम की हमारी कंट्री में लास्ट फरवरी के अंदर, उसमें हम देखते हैं कि लगभग माना जा रहा है कि 5.9 मिलियन टन जो है वो एक्चुअली में लिथियम हमें मिलेगा, जिसकी वजह से अब हमारी जो ग्रोथ होगी एटलीस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसके अंदर वो बहुत अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बिगिन होने वाला है, खासकर क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी स्टेज चल रही है एक्सप्लोरेशन की। अभी तो हम ढूंढ ही रहे हैं बहुत सारे डोमेस्टिक ब्लॉक को, अब उनका ऑक्शन करना गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआत हो चुकी है, उनको कमर्शलाइज किया जा रहा है, उनसे बेनिफिट उठाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस डिकेड के अंदर जब 2030 ख़त्म होने वाला होगा तब तक यहाँ पर फुल्ली हम उसके अंदर आगे आ चुके होंगे। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो माना जा रहा है कि पोटेंशियल जो फ्यूचर सप्लाई होगी मिनरल्स की, तब तक हम काफ़ी हद तक एक्सपोज अपने आप को कर लेंगे। ये जो हमें रिजर्व में से बाहर निकालना है चीज़ों को हम निकाल पाएंगे। और जो ये एक्सप्लोरेशन है और जो माइनर्स को अट्रैक्ट कर रही है सेंटर, उसमें लुक कर रहा है, देख रहा है कि हम जो ओवरसी एसेट्स होते हैं, बाहर से जिन एसेट्स को मंगाया जाता है जो कि रिसोर्स रिच रीजन होते हैं, वहाँ से भी हमारी जो मिनरल सिक्योरिटी है उसको कवर कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि डिमांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 8 टाइम्स तक डिमांड बढ़ गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया उस डिमांड में पीछे रह जाए, हमें चीज़ें उतनी ना मिले, हम वैसे ही 2047 तक एज अ डेवलप्ड कंट्री बनने की पूरी रेस में भाग रहे हैं। तो इस समय पे हम पीछे नहीं रह सकते हैं। फिलहाल इंडिया ने यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को भी ज्वाइन किया है, जो कि एक ब्लॉक है जिसके अंदर लार्ज बायर एंड सेलर्स होते हैं क्रिटिकल मिनरल के। तो ये भी एक हमारी जो है इन्फॉर्मेशन है जिनको आप जीएस पेपर 3 में इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्टली जो ये आर्टिकल है जीएस पेपर 3 के लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे जीएस पेपर 1 में थोड़ा बहुत इसका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे ज्योग्राफी के अंदर, एंड मोस्टली इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड के अंदर, और जो डेवलपमेंट है इन सारे के सारे सेक्टर में हम इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत आसान सा है, एक स्टडी करवाई गई है जीएस पेपर 3 के अंदर ही हम इसको देखेंगे एनवायरनमेंट में। और ये आर्टिकल कहता है कि एयर पॉल्यूशन जो है वो पॉलिनेटर्स को ज़्यादा हार्म करता है देन पेस्ट। अब पेस्ट क्या होते हैं? देखिए, पेस्ट किलर्स को यहाँ पर फार्मर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे पेस्ट जो यहाँ पर फसल्स वगैरह को आकर खा जाते हैं उनको पेस्ट बोला जाता है, राइट। तो उनसे ज़्यादा, क्योंकि वो पॉलिनेटर को हार्म करते थे। कैसे हार्म कर देते थे? अब कोई भी पॉलिनेटर पहले तो होता कौन है? एक ऐसा इंसेक्ट जो क्या करता है, एक पौधे से उससे दूसरे पौधे के अंदर में यहाँ पर आप स्पर्म जो बोल सकते हो उसको लेकर जाता है, ताकि क्या हो सके, रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो सके। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद में खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जैसे बटरफ्लाई हो गई, वो क्या करते हैं, एज अ पॉलिनेटर का यहाँ पर पोलन्स जो होती है, पोलन डस्ट, उसको लेकर जाते हैं दूसरे फ्लावर के ऊपर, जब वो वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन जो है वो हो पाता है। तो ये पॉलिनेटर है। और जब एयर पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं वायु प्रदूषण जब हो रहा है, तो उसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा, एक तो वो खाने तक आराम से नहीं पहुँच पा रहे, इसी वजह से उनका पोलन जो कैपेसिटी है, जहाँ दूर दूर तक वो पोलन डस्ट को लेकर जाते थे, वो वहाँ तक उसको नहीं लेकर जा रहे हैं। इसी वजह से इनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये जो पूरी की पूरी स्टडी है, इसको छापा गया था नेचर कम्युनिकेशन के अंदर, और जिसमें ये बताते हैं कि अब जो पोलन के अंदर यहाँ पर खास करके मोथ्स और बटरफ्लाई जितना पॉलिनेशन करवाते थे, उसमें 39% तक का डिक्लाइन आ गया। सोच के देखिए कितना बड़ा नंबर हो जाता है, इट्स अ ह्यूज नंबर। सो ये एक स्टडी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर में भी। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नोबल लिटरेट सपोर्ट इंडियाज परस्यूट फॉर ए न्यूट्रोनो लैब। देखिए, अब ये कौन है? देखिए, नोबल लिटरेट ताकाकी काज़ुता। तो हो सकता है कि मैं इनका जो नेम है वो गलत बोल रही हूँ, क्योंकि ये जैपनीज़ है और मुझे जैपनीज़ प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है। तो हम देखेंगे कि तकाजी काज़ुता जो है वो एक्चुअली में एक नोबल लिटरेट यहाँ पर है, उनको नोबल प्राइज़ मिला है। नोबल प्राइज़ किस लिए मिला है? क्योंकि उन्होंने देखा कि न्यूट्रॉनो जो होते हैं उनके अंदर मास होता है। अब मास क्या होता है? मास आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ है, साइंस एंड टेक में जीएस पेपर 3 के लिए ही ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर
पेपर 3 में ही फिजिस्ट के अंदर हम इसको ज़्यादा देख पाएंगे, फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जो होती है उसके अंदर। फिलहाल देखिए क्या कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ना INO बनाने की कोशिश चल रही है। काफ़ी पुराना ये प्रोजेक्ट। INO क्या है? न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पर नेचुरल न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी। तो इंडिया की ये जो इंडिया बेस्ड न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी बननी थी, ये काफ़ी पुराना सपना हो गया है और इसको लगातार अब बनाया नहीं जा रहा है। रीज़न फॉर दैट, लगभग 60 साल पहले हिस्टोरिक साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहे थे गोल्ड माइन के अंदर, जो कि कोलार कर्नाटका के अंदर थी। 1965 के अंदर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक न्यूट्रोनो की डिस्कवरी की गई। न्यूट्रोनो क्या होते हैं जस्ट अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। और 1965 के अंदर जब पहली बार पता चला कि एटमॉस्फेरिक न्यूट्रोनो जो है वो होते हैं, उसी समय पे यहाँ पर इंडिया, जापान एंड ब्रिटिश, ये तीनों कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो एक साथ आकर कोलैबोरेशन करने लगे, काम करने लगे। इंडिया ने अपना प्रोजेक्ट वहीं के वहीं थाम दिया। जैपनीज़ जो लोग थे वो इसके साथ आगे बढ़े, इस पे और रिसर्च करने लगे, करते ही रहे और 2015 तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर जो नोबल, हम बोल सकते हैं कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, इन्होंने न्यूट्रॉनों के अंदर मास को ढूंढा है, ये सारी चीज़ें फिलहाल पता चली। इंडिया में इस प्रोजेक्ट के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है? इंडिया में जो ऑब्जर्वेटरी बनानी थी उसके पीछे दो ही कारण है ना बनाने के। पहला कारण है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, दूसरा कारण है यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। माना जा रहा है कि अगर हमें जो माइन वगैरह के अंदर ये ऑब्जर्वेटरी बनानी है, उसकी वजह से काफ़ी सारा डिफॉरेस्टेशन वगैरह भी करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को हटाना पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट के नज़रिए से गलत है। दूसरा हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इसकी वजह से हो सकता है कुछ रेडियो एक्टिव हो जाए, राइट? तो ये भी एक गलत सिचुएशन हो जाएगी, ये हो सकता है इसके इम्पैक्ट गलत आए। लेकिन यहाँ पर काजीता जी बोलते हैं कि ऐसा दोनों ही पर्सपेक्टिव में नहीं है। पहला कारण क्या है? क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए इसीलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो माइंस ऑलरेडी यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं उसी में लगभग 1 किलोमीटर नीचे जाकर ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो बनेगी। दूसरा जो कारण है रेडियो एक्टिविटी का, तो कहते हैं ये तो खुद ही जो न्यूट्रॉनो होते हैं वो खुद ही रेडियो एक्टिविटी से अगर उनमें थोड़ा सा भी हो जाए तो वो दिखेंगे भी नहीं, काम भी नहीं करेंगे, तो वो खुद ही ये कैसे फैला सकते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, हम नीचे ग्राउंड में भी इसी वजह से कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा भी जो रेडियो एक्टिविटी का कण है वो यहाँ पर ना रह जाए, इनके एक्सपेरिमेंट में, इनको बनाने में नुकसान ना हो जाए। तो ये दोनों ही जो रीजन है वो इनके अकॉर्डिंगली सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जिस वजह से आगे फ़िलहाल अपना जो इंडिया है वो इस नेशनल ऑब्जर्वेटरी के साथ में नहीं बढ़ रहा। अब समझते हैं न्यूट्रॉनो को। देखिए आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इसके बारे में, एक्चुअली कुछ भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाना चाहती हूँ कि क्या हम बात करने वाले हैं और ये चीज़ है क्या, सो दैट अगर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल आता है तो आपको पता हो, मेंस में अगर पूछा जाता है तो भी आप इसका एज अ रेफरेंस जरूर लिख पाएँ। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि एटम जो है उससे सब कुछ बना हुआ है। एटम क्या होता है? अणु। तो अणु से सब कुछ जो है पृथ्वी के ऊपर वो बना हुआ है। लेकिन जब साइंस ने धीरे धीरे एडवांसमेंट की, हम देख पाते हैं कि हमने एटम को भी ब्रेक डाउन कर लिया। खास करके हमें समझ में आया है कि एटम के अंदर भी 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है प्रोटॉन। अब ये 3 चीज़ें हैं। अब हमने देखा कि इन तीनों से भी हम फर्दर ब्रेक इन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है, इन दोनों को भी हम ब्रेक करें तो इनमें निकलते हैं क्वार्क्स, यानी कि इनके भी छोटे ऐसे भाग जिनके अंदर मास है और जो मिलकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को बना रहे हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन आप सुन रहे हो और जो ये न्यूट्रॉनो है, ये आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है उसको क्यूट करने के लिए उसके पीछे INO लगा दिया गया है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो उसका बहुत छोटा हिस्सा होता है न्यूट्रॉनो। अब ये न्यूट्रॉनो बनता कैसा है, कहाँ होता है, हमें इसके बारे में क्यों पढ़ना है, क्यों इसकी वजह से इंडियन नेशनल ऑब्जर्वेटरी इतना खर्चा करने की बात की जा रही है, जिस पर लगभग 1350 करोड़ रुपए आएंगे यहाँ पर सिर्फ उसको बनाने के लिए, और उस एक्सपेरिमेंट पे कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये न्यूट्रॉनो जो है वो एक्चुअली में किस बला का नाम है। न्यूट्रॉनो कब बनता है ये प्रोसेस देख लेते हैं। न्यूट्रॉनो जो होता है वो एक्चुअली के अंदर में बेसिकली हमें सन से यहाँ पर दिखाई देता है। हमारा जो सन है, हमें पता है कोई भी सन, कोई भी स्टार निबुला से फॉर्म हुआ है।
निबुला क्या होता है, एक डस्ट का यहाँ पर गोला था बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग देखे, उसमें जब वो लगातार स्पिन करता रहा, लगातार घूमता रहा, स्पिनिंग होती रही, तो वो डस्ट यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गया, उससे स्टार्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। और अब हम देखते हैं कि कोई भी स्टार जो जिंदा रहता है, फॉर एग्जाम्पल अवर सन, तो उसके अंदर क्या चीज़ें काम करती है, उसके अंदर मोस्टली जो दो चीज़ें काम करती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो लगातार अपने आप को चेंज करता रहता है हीलियम में, और ये होता है फ्यूजन। इसी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पर लगातार होते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है वो इमिट होती है और हम लोगों को लाइट दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे सन से लगभग 8 मिनट 32 सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि लाइट जो है वो अर्थ तक पहुँचती रहती है। क्या इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये प्रोसेस होना बंद हो जाएगा उस दिन लाइट बाहर निकलनी बंद हो जाएगी, स्टार मर जाएगा? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सच बात है कि जिस दिन यहाँ पर किसी भी स्टार में, अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जिनकी डेथ होती है, स्टार का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, स्टार का जन्म भी होता है और स्टार की डेथ भी होती है, तारे मरते भी हैं, जन्म भी लेते हैं। जिस भी स्टार के अंदर ये जो मोस्टली जो हीलियम होती है वो बिल्कुल सेंटर में होती है स्टार के, जब ये ख़त्म हो जाती है, केवल हाइड्रोजन बच जाती है, तो धीरे 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 क्या होने लगता है कि ये जो स्टार है वो एक्चुअली में अपने आप को कंप्रेस करना शुरू कर देता है, और जो इसके अंदर आयरन है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब ये इकट्ठा होता है और जैसे ही यहाँ पर बाहर की जो हाइड्रोजन और जो प्रोटॉन है ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एकदम से सुपरनोवा हो सकता है। और सुपरनोवा ऐसा नहीं है कि हर एक में होता है, सुपरनोवा या नोवा क्या होता है, एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ ए स्टार। बहुत, जैसे आपने ज्वालामुखी को देखा है कभी फटते हुए, तो ज्वालामुखी की तरह ये जो तारा होता है ये फट जाता है अपने आप के अंदर में, और बहुत बड़े तरीके से फटता है। इसको नोवा, या फिर अगर ये ह्यूज स्टार का हुआ जैसे कि सन जितने बड़े स्टार का, तो उसको सुपरनोवा बोल दिया जाता है। नॉर्मली एक स्टार में ऐसा भी हो सकता है कि हीलियम और हाइड्रोजन धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और उसके बाद वो वाइट ड्राफ्ट बन गया, यानी कि अब ठीक है वो है लेकिन डेथ है, उसमें से कोई लाइट बाहर नहीं आ रही है, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो सन है हमारा, हमें पता चला ऑलमोस्ट 1995 के अंदर कि इसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो मैटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, इसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हम देख पाते हैं, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि ये चार्ज्ड इनको बोला जाता है। अब कोई ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी मैटर के साथ में कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे डार्क एनर्जी होती है जिसको बोला जाता है, या फिर हीव्स फील्ड मैंने आप लोगों को समझाया, क्वार्ट्ज के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया कि इनको समझना कितना मुश्किल है, क्योंकि रिएक्ट बहुत कम करते हैं। जब ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो हम पकड़ कैसे पाएंगे? अगर मैं इस समय बताऊं तो सन में से लगभग ट्रिलियंस हर सेकंड जो न्यूट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और क्योंकि ये किसी भी बॉडी में यहाँ पर रिएक्ट नहीं करते तो ये अर्थ को भी यहाँ पर क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। हमारी अर्थ का जो हाफ डायमीटर होता है वो लगभग 6753 किलोमीटर तक का होता है, तो ऑलमोस्ट ये हम देखते हैं कि लगभग 12,500 किलोमीटर का जो डायमीटर है उसमें से क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो इसका मतलब जो अर्थ पे रह रहे हैं उसके बॉडी में से भी बाहर जाते होंगे। बिल्कुल सही बात। तो क्या अर्थ पे ह्यूमंस रहते हैं? ऑब्वियसली, ये कैसा क्वेश्चन था, राइट? ह्यूमंस रहते हैं, और ह्यूमंस आप मैं जो इस समय पे सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी बॉडी में से फिलहाल लाखों ऐसे न्यूट्रॉनों होंगे जो आर पार जा रही हैं, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा ये चीज़? आप अपना अंगूठा अपने सामने की तरफ लेकर आइए और ज़रा देखने की कोशिश कीजिए। आपके अंगूठे में से हर सेकंड में से ज़्यादा नहीं तो 10,000 से ज़्यादा ऐसे न्यूट्रॉन्स हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी होंगे, जो हर सेकंड में आपके अंगूठे से बाहर जा रहे हैं, आपके अंगूठे के नाखून से बाहर अभी निकल रहे हैं, लेकिन आप चाहें भी तो इसको फील नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये रिएक्ट करे तो क्या हम इसको फील कर पाएंगे? ऑब्वियसली फिर हम इसको फील कर पाएंगे। शायद यही होता है वो ऑरा, या यही होती है वो वाइब्रेशन, या यही होती है वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। तो क्या जो न्यूट्रॉनो है उनको समझ लेंगे तो हम बहुत सारी यूनिवर्स की जो मिस्ट्री है उसको भी नहीं समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे। इसी वजह से तो जो नोबल लिटरेट यहाँ पर है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी हमें इसके बारे में और भी समझना बाकी है। मास इनके अंदर है, मास का मतलब होता है वजन, यानी जो
वेट जो आता है एक्चुअली में वो मास से आता है, लेकिन वेट आता कब है? अगर मास रहेगा तो वेट नहीं आएगा। जब मास के ऊपर ग्रेविटी का फर्क पड़ेगा, ग्रेविटी जब उसको पुश करेगी, किसी चीज़ के अंदर फोर्स लगाएगी, तो हमें उसका वेट जो होता है वो पता चलता है। तो इनके अंदर भी मास होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर किसी चीज़ के अंदर कोई मास है और उसके बाद भी वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर रहा है। इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। रीज़न बताया जा रहा है कि वैसे तो ये रिएक्ट कर भी ले, लेकिन ये अपने फ्लेवर्स को चेंज करते हैं। जब ये सन से निकलते हैं, आपको पता है जब यूनिवर्स बना था तो विद इन 1 सेकेंड सबसे पहले न्यूट्रॉनो फॉर्म कर चुके थे, बन चुके थे। उसमें भी 3 तरीके के न्यूट्रॉनो हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो जो डायरेक्टली सन से निकलता है, फिर उसके बाद जब वो मून तक या किसी बॉडी से ट्रांसफ़र होता है तो मुऑन न्यूट्रॉनो हो जाता है। उसके बाद होता है ताउ न्यूट्रॉनो। तो ये थे पूरा का पूरा न्यूट्रॉनो। क्या इससे ज़्यादा गहराई में आपको जानने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सिंपल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और इतना ही अगर आप याद रखेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर पाएंगे। मेंस में भी आप काफ़ी कुछ लिख पाएंगे जो कि रेलिवेंट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा आर्टिकल जो है उसके लिए सवाल आया है कि निपा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के जो ट्रायल है वो इंडिया में 2025 से शुरू हो जाएंगे। अब ये एंटीबॉडी यानी कोई दवाई बनाई जा रही है, किसके लिए? निपा के लिए। निपा है क्या, ये सवाल उठना चाहिए, राइट? तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि निपा एक्चुअली में है क्या। तो निपा जो है वो एक वायरस है, और निपा जो वायरस होता है जिसको NIV इन्फेक्शन बोला जाता है, वो एक्चुअली में अभी न्यूली इमर्ज दिखाई दे रहा है केरला के अंदर। खास करके ये ह्यूमंस में अब आ रहा है, एनिमल्स और ह्यूमंस में, और ये सीवियर डिजीज़ इससे हो रही है। NIV जो है इसमें 40 से 50% यहाँ पर मॉर्टेलिटी का क्या होता है, केसेस होते हैं, यानी कि जितने लोगों को होगा 100 में से 40 लोगों की यहाँ पर डेथ इसकी वजह से हो जाएगी। ये होता क्यों है? देखिए मोस्टली तो जब ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था वो समय था 1998 का, और इसका आउटब्रेक हुआ था मलेशिया के अंदर। तो मलेशिया में इसको सबसे पहले ढूंढा गया। उसके बाद में जो फ्रूट बैट यहाँ पर होते हैं वो इसके नेचुरल होस्ट होते हैं NIV के, और ऑब्वियसली फैलाने वाले तो हमें पता ही है मच्छर सबसे ज़्यादा। डेंगू सबसे ज़्यादा जो डेडलीस्ट यहाँ पर अगर किसी को बोला जाए तो माना जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा विनाश फैलाया वो क्या है? एक मच्छर होता है। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा होस्ट बन जाता है जब ये इन चीज़ों को फैलाता है। ये डेंगू, मलेरिया, ये अदर जो वायरसेस हैं, चिकनगुनिया, ये सारों को इतनी बड़े बड़े मात्रा में फैला देता है। तो नेचुरली ये किस में पाया जाता है? फ्रूट बैट्स के अंदर। अब इसकी और बात करें तो ट्रांसमिट कैसे होता है? नेचुरली जो ये आप फ्रूट बैट देख रहे हैं ये इसका होस्ट है। इससे ये एनिमल्स के अंदर भी चला जा सकता है, जिसको अगर आप उसका मीट वगैरह खाएगा कोई ह्यूमंस तो उसके थ्रू उसकी बॉडी में चला जाएगा। ये फ्रूट्स के अंदर भी चला जाता है। अगर किसी इन्फेक्टेड बैट ने या बर्ड ने यहाँ पर फ्रूट को खाया तो उसके अंदर ये वायरस था, जब इसी फ्रूट को कोई ह्यूमन खाएगा तो उसको फिर से ये हो जाएगा। और अगर आप इन्फेक्टेड पीपल के कंटेक्ट में भी आते हैं तो भी आपको जो वायरस है ये हो सकता है। तो इसी के ट्रीटमेंट के लिए अभी जो ट्रायल्स होने वाले दवाइयों के वो 2025 में इंडिया में शुरू होंगे। पहली बार ऐसा हम होते हुए देख पाएंगे। आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि है GS पेपर 3 से हमारे लिए इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये आर्टिकल है इकोनॉमी से। इकोनॉमी से भी क्या है चलिए समझते हैं। लगातार हमें पता है इंडिया और रशिया के रिलेशंस की हम बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे से इंडिया प्लस रशिया के रिश्तों को समझ चुके थे, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल अनवेल जो समिट होता है उसके लिए यहाँ पर रशिया में गए हुए थे। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि रशिया से तेल खरीदने की वजह से इंडिया को 10 बिलियन का फ़ायदा हुआ। क्यों हुआ फ़ायदा? क्योंकि अगर वही तेल हम दूसरी कंट्रीज से खरीदते तो हमें महंगा पड़ता, लेकिन रशिया हमें डिस्काउंट में ऑयल दे रहा था। डिस्काउंट में देने का कारण यही था क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, खास करके यूरोप की, जो उससे तेल नहीं खरीद रही थी, तो उसने डिस्काउंट में बेचा। इससे इंडिया के रिफाइनर्स को, इंडिया को बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन इसमें एक कंसर्न भी है। अभी मैंने आप लोगों को जब नोट्स बनाकर दिए थे यहाँ पर इंडिया रशिया रिलेशनशिप के, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टारगेट सेट किया गया है। ये जो बायलैटरल रिलेशन बने हैं, 22 हमारा एनुअल समिट हुआ था, उसमें दोनों ही लीडर्स ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्लस रशिया के प्रेसिडेंट, दोनों ने ही क्या किया है, यहाँ पर एक टारगेट रखा है, जो कि है कि हमें 2030 तक हमारा जो ट्रेड है उसको 100 बिलियन तक का पहुँचा देना है।
अभी इट्स मोर देन 50 बिलियन, तो 100 बिलियन तक को इसको पहुंचा देना, क्या ये अच्छी बात है? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, हमारी तरफ से भी जाएगा, वहाँ से भी बहुत सारे पैसे आएंगे, ट्रेड होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर रवि दत्ता मिश्रा जी समझाते हैं, जो इस आर्टिकल को लिखते हैं, कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि इससे हो सकता है कि जो इंडिया अपने रुपये को इंटरनेशनलाइज्ड करना चाहता है, कि जैसे डॉलर की यहाँ पर इम्पोर्टेंस है वैसे ही इंडिया की भी बने, इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री जो है वो ट्रेड करे इंडियन रुपये में भी, वो इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। रीज़न बिहाइंड दैट चलिए समझते हैं। रीज़न इसके पीछे है चाइना। क्यों है चाइना? क्योंकि हम देखते हैं कि जो अभी तक 100 बिलियन 2030 तक के टारगेट लेकर बैठे हैं, वहाँ तो चाइना ने अब से पहले डॉलर 234 बिलियन का भी ट्रेड जो है वो सेटअप कर चुका है रशिया के साथ में। बेशक दोनों देशों की जो है बॉर्डर लगते हैं, ट्रेड करना आसान है, दोनों कंट्रीज़ अच्छे फ्रेंडली रिश्ते रखती हैं, लेकिन इंडिया के लिए एक जो गलत बात है और जो चाइना के लिए पॉजिटिव बात है वो ये है कि इंडिया जब ट्रेड करता है तो इंडिया 50 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड के डेफिसिट में है। डेफिसिट का क्या मतलब हुआ कि हम लोग जब 100 रुपये की चीज़ अगर रशिया हमारे यहाँ पर भेज रहा है कोई भी चीज़ और हम उसके यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये की ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो हमें 50 रुपये क्या करने पड़ेंगे? अपनी जेब से देने पड़ेंगे। वही हाल हो रहा है इंडिया के साथ में। इधर कंडीशन थोड़ी अलग है। चाइना का और जो रशिया के एक्चुअली में रिश्ते हैं वो काफ़ी बैलेंस हैं। चाइना भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है रशिया के अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने डिमांड को बढ़ाया है। इवन डिस्काउंटेड ऑयल तो यहाँ पर चाइना को भी मिल रहा था, लेकिन उनकी डिमांड जो थी, उनकी जो एक्सपोर्ट की डिमांड थी रशिया में, उन्होंने उसको बढ़ाया। इवन आज रशिया की करेंसी को छोड़ के रशिया के अंदर, रशिया की करेंसी क्या है? रूबल, तो रूबल को छोड़ के जो चाइनीज़ करेंसी है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है। उनके स्टॉक मार्केट के अंदर भी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि चाइनीज़ करेंसी सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो यही बात है कि वहाँ पर जो प्राइवेट लोग होंगे, ट्रेडर्स होंगे, जो इंडिया से अगर हम ट्रेड करना भी चाहेंगे तो वो प्रेफर करेंगे इंडियन रुपी की जगह में कि हमें भी, हम लोग भी उनको चाइनीज़ जो करेंसी है वो डॉलर भी लेना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि चाइनीज़ करेंसी को लेना इतना पसंद करते हैं वो उनको दे। तो इससे ऑब्वियसली जो इंडिया का रुपी है उसको धक्का थोड़ा सा लगेगा, तो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है। फिलहाल यहीं पे हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी मेरे साथ अब तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं सुबह 5 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।